अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, देश में 17 साल के बाद जनगणना होने जा रही है और अनगिनत वर्षों के बाद जातीय जनगणना का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। कुछ राज्यों में जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर अक्टूबर 2026 यानी अगले वर्ष ये जनगणना होगी और जातीय जनगणना होगी, और मैदानी राज्यों में 1 मार्च 2027 का प्राविधान किया गया। डिटेल्ड ऑर्डर आना अभी बाकी है, लेकिन जातीय जनगणना का इस देश में रास्ता खुल गया है। इसका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, आज चर्चा उसी विषय की। बहनों भाइयों, भारत की सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। इस देश में 17 सालों के बाद जनगणना होने जा रही है। वैसे तो 10 सालों में होती है, लेकिन विलंबित होते होते ये 17 साल हो गए। हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि दरअसल भारत में कितने लोग हैं। तो जनगणना के जरिए हम ये जानेंगे कि इस देश में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग किस जाति के हैं, उनका मूल क्या है, उनका आधार क्या है, सामाजिक आर्थिक उनकी स्थितियां क्या हैं, राजनीतिक स्थितियां भी क्या हैं। ये हमें जातीय जनगणना के माध्यम से पता चलेगा। बहनों भाइयों, जातीय जनगणना एक क्रांतिकारी कदम है। क्रांतिकारी इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में जहाँ सामाजिक व्यवस्था ही जातियों पर आधारित हो, वहाँ जातियों की गणना करना बेहद आवश्यक है। इसलिए जातीय जनगणना कराए जाने से ही सामाजिक न्याय का रास्ता खुलेगा, ऐसा मेरा मत है। और जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए, उसका कारण भी है। और जब भारत की सरकार ने जातीय जनगणना कराने की पहल कर ली है, तो इससे क्या होगा? राजनीति बदलेगी, समाज बदलेगा, या फिर परिदृश्य बदलेगा। बहनों भाइयों, मेरा मानना है कि एक बहुत ही क्रांतिकारी काम होने जा रहा है। ये वही होने जा रहा है जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई थी। जातीय जनगणना उससे बड़ा कदम उतने नहीं है, तो उतने के बराबर तो है ही, क्योंकि जातीय जनगणना के माध्यम से हमें पता चलेगा कि इस देश में वंचित, शोषित, पिछड़ा, दलित, सर्वहारा कम्युनिटी, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या हालात है, वो किन परिस्थितियों के बीच रह रहा है, उसका सामाजिक स्तर क्या है, उसकी शिक्षा कितनी है, वो नौकरियों में कितना है, बिजनेस में कितना है, सरकार की योजनाओं तक उसको कितनी पहुंच है, और वो अपना सामाजिक स्तर कितना बढ़ा पाया। क्या छुआछूत है, क्या राजनीतिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक रूप से वो समाज आगे आ पाया या नहीं आ पाया। इन सभी सवालों का जो जवाब है अभी तक अनुमानित तौर पे मिलता है। जैसे आप ये नेताओं को कहते सुने होंगे कि शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी, दलित उत्तर प्रदेश में 22% है, कोई कहता है कि ब्राह्मण 14% है, 12% है, कोई कहता है कि क्षत्रिय इतने परसेंट है, वैश्य इतने परसेंट है, पिछड़ा इतने परसेंटेज है। इसको लेकर एक कोई क्लैरिटी नहीं है। पर अभी हम ये बता सकेंगे जातीय जनगणना के बाद कि किस राज्य में, किस जनपद में, किस क्षेत्र में कौन सी कम्युनिटी कितनी है और उनका स्तर क्या है, सामाजिक स्तर। इससे फायदा क्या होगा? अब लोग इसको सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। इस कारण एक संकुचित मानसिकता बन जा रही है कि साहब ये पता चलेगा कि किस बिरादरी का कितना वोट है। दरअसल इसको वोट से ना जोड़िए, वोट तो उसका एक कारक है। इससे ये पता चलेगा कि समाज में कौन सी जाति कितनी पिछड़ी रह गई है। तब जब हम 75 वर्ष के हो रहे हों अपनी स्वाधीनता के, अगर हम अपने समाज के, अपने देश के लोगों को न्याय न दे सकें, तो इससे बदतर बात क्या हो सकती है। क्षमा करिएगा, थोड़ा गला आज ठीक नहीं है। लेकिन जब हमारे पास डेटा होगा, तो एक साइंटिफिक डेटा होगा जिसके जरिए हम जनता को ये बता सकें कि साहब ये जो दलित कम्युनिटी है या पिछड़े में भी जो अति पिछड़ा कम्युनिटी है, उनका स्तर क्या है, उनका जीवन स्तर कैसा है, नौकरी है नहीं है। इससे हम सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको रीडिजाइन कर पाएंगे, उनमें ज़्यादा पैसा लगा पाएंगे, ताकि हम इनका सामाजिक स्तर उठाएं और मेन स्ट्रीम में लेकर आएं। जातीय जनगणना का मकसद ये होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में हर चीज़ राजनीति से जोड़ ली गई कि इनका इतना वोट है, इनका इतना वोट है, लेकिन ये राजनीतिक दल इनके जन कल्याण की योजनाएं नहीं बनाते। तो जातीय जनगणना एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है और ख़ास तौर पर वंचित, शोषित, सर्वहारा, दलित, पिछड़े के लिए बहुत बड़ा वरदान है। कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक परिवर्तन को आधार देने वाला ये
जाति जनगणना सिद्ध होगी। जो दलित और पिछड़े हैं और तमाम कमजोर वर्ग जो हैं उनके जीवन को बदलने का रास्ता दिखाने वाली ये जाति जनगणना होगी। अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? 27 में क्यों करेंगे भाई? कि विधानसभा में चुनाव का फायदा लेने के लिए केवल चुनाव में कैसे फायदा लिया जाए इस नाते करने की बात कर रहे हैं। अभी करो ना, अगर अभी लोगों की मांग है तो अभी आपने पास किया, अभी करो। अभी तो पूरा 25 बाकी है, 26 बाकी है, 27 क्यों लेके जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की आदत है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जाति जनगणना हो, चाहे कई ऐसे मुद्दे हो जिस पर सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा रहा हो, जब तक जनता से या कोर्ट से लताड़ नहीं लगाया जाता तब तक इनका दिमाग काम नहीं करता है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे समीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। रोहित अग्रवाल प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोकदल के। नीलू रंजन देश के बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार और दलित समाज के बहुत ही जाने माने चिंतक सतीश प्रकाश जी हमें इस परिचर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। डॉक्टर समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं कि ये 27 में क्यों करा रहे हैं? आपके पास पूरा 25 पड़ा है, पूरा 26 पड़ा है, इतना विलंबित क्यों करा रहे हैं? कोई राजनीतिक मकसद है? नहीं, देखिए विजय जी, जनगणना होनी है, उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि हम जाति की जनगणना भी कराएंगे। एक लंबे समय से मांग चल रही थी, जाति जनगणना होनी चाहिए। उसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समझा और उसको उन्होंने घोषणा किया कि नहीं, हम जाति जनगणना कराएंगे। देखिए, जनगणना तो होती ही है, जनगणना पहले भी हुई है और 2021 में होनी थी, 11 में हुई थी, 21 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी जिसके नाते जनगणना को थोड़ा आगे बढ़ाया गया और जनगणना नहीं हो पाई। निश्चित रूप से जनगणना भी हो रही है और जाति जनगणना भी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है और निश्चित रूप से उसका उपयोग हम ये समझते हैं कि जाति जनगणना होने के बाद ये लगेगा कि सरकार की योजनाओं का लाभ मूलतः किसको मिलना चाहिए और कैसे मिलना चाहिए। हम जो सरकार की योजनाओं का लाभ दे रहे हैं जनता को, जो गरीब कल्याण माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, उस गरीब कल्याण को और प्रभावी तरीके से लागू करने में हमको सफलता मिलेगी। हम एक्चुअल जो वंचित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, उनको सरकार की जो मूलभूत सुविधा सरकार दे रही है, चाहे वो आवास की हो, शौचालय की हो, बिजली की हो, आयुष्मान कार्ड की हो, उनके घरों को रोशन करने की हो, पढ़ाई की हो, दवाई की हो, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि भारत में जो भी नागरिक हो उसके पास छत होना चाहिए, उसके पास बिजली होनी चाहिए, उसके पास शौचालय होना चाहिए और उसको दवाई और पढ़ाई की गारंटी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने जातीय जनगणना कराने का आपकी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने संकल्प किया, आपको बधाई। लेकिन आपकी राजनीतिक नियत पर भी सवाल है कि आपने इसको जानबूझकर 2027 तक के लिए टाला ताकि आपको इसका राजनीतिक फायदा यूपी के असेंबली इलेक्शन में मिले। नहीं ब्रजेश जी, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात है, जो लोग ये बातें कह रहे हैं उनकी नासमझी है। मैं कांग्रेस की भाषा तो नहीं बोल सकता, बाकी दलों की भाषा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जनगणना की प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जब हम कास्ट जनगणना के बारे में जाएंगे तो पहले हम कास्ट की लिस्ट बनाएंगे। आपने देखा 2031 से लेके आज तक जब भी जनगणना हुई है, इसके पहले अनुसूचित जातियों की ही और SC ST की जनगणना होती थी, पिछड़ों की जनगणना नहीं हुई थी। इस नाते आज सबसे बड़ा काम है कि पहले कास्ट की लिस्ट बनाना, उसका सर्वे करना, फिर जनगणना के बारे में विचार करना और जाति जनगणना के साथ जाना। इन सब कामों को करने में टाइमिंग यूपी के असेंबली इलेक्शन से मैच कर रही है ना, 2027 मार्च। इसमें ब्रजेश जी एग्जैक्ट यही होगा जब यूपी के असेंबली इलेक्शन। जो जनगणना का सवाल है, जाति जनगणना का सवाल है, मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि इसको इलेक्शन से नहीं जोड़ना चाहिए। हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं तो विपक्ष क्यों नहीं साथ खड़ा होता? देश के अंदर हर 4 महीने 6 महीने पर चुनाव होते हैं राज्यों के। आज केवल जातिगत तो नहीं, हम उसी पर आ रहे हैं। अभी बिहार का चुनाव है, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दो। अभी बिहार का चुनाव है, फिर खत्म होगा तो असम का चुनाव है, फिर खत्म होगा तो यूपी का चुनाव है। तो चुनाव तो देश में होते रहते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि जाति जनगणना
एक लोगों की भलाई के लिए, गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जी को लगा, धन्यवाद माननीय सर, बहुत नरेंद्र शुक्रिया मोदी जी आपका। को आवश्यक है, इस नाते हमने कदम उठाया मनोज काका, और इस पर Thank you, सबको sir। सराहना करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री अरे जी को बधाई दी धन्यवाद मैंने देना आपको, चाहिए। आपने स्वीकारी नहीं तो निश्चित मैं क्या रूप से करूं। सब लोगों को आपने तो करना धन्यवाद चाहिए। भी नहीं कहा। सब लोगों को करना चाहिए Okay, thank जिनके you, बहुत मन में धन्यवाद कल्पना आपका, है बहुत कि शुक्रिया। गरीब कल्याण होना चाहिए, शुक्रिया, उनको माननीय thank you। प्रधानमंत्री जी को मनोज धन्यवाद काका, देना चाहिए समाजवादी और पार्टी बधाई के देना प्रवक्ता चाहिए। है। मनोज जी, आपका स्वागत। आपकी पार्टी जातीय जनगणना का जो भारत सरकार ने आदेश दिया है उसको आप स्वागत करते हो या आप अभी उसमें कुछ कंडीशंस थोपना चाहते हो? नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 30 अप्रैल को अभी हाल ही में जो फैसला लिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने कि इस देश में जातिगत जनगणना होगी, सरकार अगर विपक्ष के वाजिब सवाल, और ये सवाल कोई आज से नहीं खड़ा हुआ, ये सवाल इस देश में पहली बार जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी, आज़ादी से भी पहले। चूंकि किसी भी वर्ग के सशक्तिकरण के लिए कितने संसाधनों की आवश्यकता है, बिना उसकी काउंटिंग किए बगैर, बिना उसको गिने बगैर उसको आप सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। जातिगत जनगणना की मांग इस देश में बिहार के लेनिन जगदेव बाबू ने किया, बीपी मंडल ने किया, श्रद्धेय नेताजी ने किया, रामविलास पासवान ने किया, शरद यादव जी ने किया, और लगातार जो मान्यवर कांशीराम साहब ने किया, जो बहुजनों के नायक रहे, जो वो जानते हैं। जो बिहार के लेनिन की एक लाइन है कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 भाग हमारा है और 90 भाग शोषित और वंचित है। तमाम तरह के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इससे क्या बदलाव आएगा अगर जातिगत जनगणना का डेटा आता है तो उससे क्या बदलाव आएगा? नहीं, आप जातिगत जनगणना का डेटा जब आएगा तो ये बदलाव उससे आएगा, ये पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में जितने आईएएस और आईपीएस हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 90%, 95% को किनारा लगा के सिर्फ अपने स्वजातियों को डीजीपी से लेकर दरोगा बनाया है। जब जातिगत जनगणना का आंकड़ा आएगा तो ये आंकड़ा आएगा कि मुख्यमंत्री ने अपने स्वजाति लोगों को और कुछ उच्च जातियों के लोगों ने, जिनकी आबादी पूरी इस हिंदुस्तान में 10% है, लेकिन इस देश के प्रशासन में, इस देश के शैक्षणिक विश्वविद्यालयों में, इस देश के आध्यात्मिक जगहों पर, इस देश के सेनाओं में, राजनैतिक जगह पर, केंद्रीय सचिवालयों में जिनकी संख्या 10%, 8% है, उनकी हिस्सेदारी 90% है। और जब जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा कि वर्चस्ववादी प्रभुत्ववादियों ने हजारों साल तक किस तरह से मुट्ठी भर लोगों ने इस देश के संपूर्ण इसकी लोगों का टाइमिंग शोषण सही किया है? जब यूपी के उसकी कलई असेंबली खुलेगी इलेक्शंस और उनको आयोजित हो रहे हैं उसी वक्त ये जनगणना होगी। मुझे एक पता नहीं क्यों लग रहा है कि यूपी के इलेक्शंस या तो पहले कराने पड़ेंगे या फिर मार्च के बाद कराना पड़ेगा, क्योंकि जनगणना और चुनाव एक साथ होना मुझे लग नहीं रहा कि हो पाएगा, हाँ, क्योंकि वही सारे संसाधन तो लग जाएंगे जनगणना में। आपकी आशंका ठीक है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, कम से कम इस पर आई है। मुझे तो अपने नेता का वो वाक्य याद आता है जो देश के सर्वोच्च सदन में बोला था माननीय अखिलेश जी ने, कि यही भारतीय जनता पार्टी एक न एक दिन, ये पीडीए का जो संपूर्ण जो संकल्प हुआ उसके साथ उसको झुकना पड़ा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी जो देश के सर्वोच्च न्यायालय में लिख के दी कि जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, वो कराएगी, और वही रोहित अग्रवाल, यही लोकतंत्र में। मैं खत्म सर, हो गया सर, यही हो गया सर, थैंक यू। स्वतंत्र सहमति, दूसरे चरण में आप बाकी बातें रख लीजिए। कि जब असहमतियों को लिया जाता है तो देश विकास की ओर अग्रसर होता है। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं सभी पैनलिस्ट से आग्रह करूंगा कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक विमर्श है, तो सब अपने अपने दिए गए समय में बात रखेंगे तो आप दलितों की, वंचितों की, पिछड़ों के हक की बात ज़्यादा उठा सकेंगे। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। रोहित जी, स्वागत आपका। आरोप ये लग रहा है कि वैसे काम तो बहुत अच्छा होने जा रहा है कि जातिगत जनगणना होगी, लेकिन ये यूपी के इलेक्शन से टकरा रही है। ब्रिजेश जी, देखिए, एक तो सबसे पहले तो जातिगत जनगणना के लिए एनडीए सरकार को बधाई, और ये जो बधाई है ये बिना किसी लाग लपेट के देनी चाहिए। इसके अंदर इफ़ बट ये जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए, इसमें बधाई देनी चाहिए। जातिगत जनगणना अगर कोई करा रहा है, आज़ादी से पहले हुई थी, उसके बाद तो बहुत विपक्ष का लंबा कार्यकाल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो खाली कार्यकाल रहा नहीं, एनडीए का तो कार्यकाल रहा नहीं है, विपक्ष का एक लंबा कार्यकाल रहा है, मैंने मंडल कभी नहीं कराई। कंपेयर किया है, बहुत बड़ी बात बोली है। हो सकता है कुछ लोग नाराज भी हो मेरी इस बात से। बहुत क्रांतिकारी काम होने जा रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ा समय विपक्ष का रहा है और विपक्ष ने कभी इसकी मांग नहीं की। विपक्ष ने कभी ऐसा काम करने के साहस भी नहीं किया, क्योंकि ये जातियों के नाम पे मतभेद करते रहना चाहते हैं।
इसलिए इन्होंने कभी भी सिर्फ जातियों के नाम पे वोट चाहिए इनको, पर जातियों के नाम पे इनको कभी कुछ देने की बारी और आपकी बात पार्टी नहीं तो ऐसा आती है। कोई काम करती नहीं। नहीं, हमारी पार्टी तो हमेशा से जातियों गरीब पिछड़े की बात करती है, किसानों की बात करती है। हम तो हमेशा दलित समाज के लिए हमने जो क्रांतिकारी फैसला लिया, माननीय जयंत चौधरी जी ने जो लिया, वो तो आज तक किसी ने नहीं लिया। 35% अपने विधायकों, अपने सांसदों की निधि को लिखित तौर पे उन्होंने लेटर जारी करके कहा कि ये दलित समाज के क्षेत्रों में खर्च होनी चाहिए। ये एक फैसला किसी ने लिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश का पहला कैबिनेट मिनिस्टर दलित समाज से पूर्णकालीन अगर किसी ने दिया है तो वो माननीय जयंत चौधरी जी ने दिया है, जब हमें मौका लगा। बीजेपी ने जबकि नहीं हमारी दिया। पार्टी आज की डेट में शक्ति हमारी कम है, और उसके बाद एक मंत्री हमको देने की बारी आई थी कैबिनेट मिनिस्टर, और हमने उसको दलित समाज को दिया है। तो आपको ये देखना चाहिए ब्रिजेश जी कि माननीय जयंत चौधरी जी ने जितनी संवेदना ऐसा क्या नहीं दलित देख समाज पा के रहा प्रति हूं जो दिखाई आप है, मुझसे उतना तो पूछ किसी रहे ने हो। नहीं दिखाई है। तो मुझसे क्यों कह रहे हो ये बात? विपक्ष से कहो, मैं तो नहीं क्यों नहीं विपक्ष देख में पा क्या रहा कहूं? हूँ। देखिए, जो मैं तो भीमनगर देख का ही रहा नाम हूं। बदल दिया जिन्होंने, मैं उनसे क्या कहूं? रमाबाई नगर का जिन्होंने नाम बदल दिया, मैं उनसे क्या कहूं? फूलेबाई नगर का नाम बदल दिया जिन्होंने, मैं उनसे क्या कहूं? मैं विपक्ष से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है ना, विपक्ष से क्या कहेंगे? हम तो सरकार का हिस्सा हैं, और सरकार द्वारा जो आज निर्णय लिया गया है उसका हम स्वागत कर रहे हैं। हम तो सिर्फ विपक्ष इतना कह रहे हैं कि कम से कम जातिगत जनगणना का तो स्वागत आप बिना किसी लाग लपेट के करिए। कम से कम इस फैसले का तो स्वागत Thank you. करिए, आप साथ आके इस पे खड़े होइए। एक बात और, 10 सेकंड और। आपने कहा कि यूपी के इलेक्शन के साथ क्लैश हो रही है, तो भाई टकरा बिहार का रही भी तो है, इलेक्शन clash है ना। हाँ, टकरा रही है, तो बिहार का इलेक्शन है, 26 में करा बंगाल का इलेक्शन है। बंगाल से महत्वपूर्ण इलेक्शन तो कोई नहीं होगा। अच्छा, बंगाल का इलेक्शन है काफी अभी। महत्वपूर्ण है। यूपी आपके नजर में महत्वपूर्ण नहीं है? नहीं, यूपी भी महत्वपूर्ण है। मुझे एक तो आप बात मुझे बताओ। बताइएगा 25 में होती तब तो इन दो राज्यों से टकराती। एक टेक्निकल सवाल का जवाब दो। आप लोग तो पॉलिटिकल लोगों को ज्यादा आइडिया होगा। अगर जनगणना होगी मार्च तक, तो यानी मार्च तक अधिसूचना नहीं आएगी, 1 मार्च तक, ये तो कंफर्म है। तो इसका मतलब यूपी में चुनाव अप्रैल मई में टलेंगे, ब्रिजेश जी देखिए, या तो पहले करा लो। देखिए ब्रिजेश जी, एक बात समझनी पड़ेगी कि मल्टीटास्किंग से देश चलता है, और पूरे अरे देश के कराने अंदर वाला एक ही जनगणना है भाई होगी। साहब। जब जनगणना होती है पूरे रिसोर्स लगाए जाते हैं, पूरे रिसोर्स लगाए जाते तो हैं। कहां से करा लोगे? तो पूरे देश और के इस अंदर देश में जनगणना नियम है होगी। वैसे नॉर्मली कि जब जनगणना चल रही हो तो उस राज्य में चुनाव कैसे कराओगे? थोड़ा समय कोई है आइडिया इस पे? संशोधन करना चाहता हूँ। चुनाव जनवरी और फरवरी में होता है, मार्च में काउंटिंग हुई थी और सरकार बन गई थी। पर 4 या 5 मार्च, कितने मार्च? 10 मार्च को आई थी। हाँ, और यहाँ 1 मार्च को आपकी जनगणना है। नहीं, तो चुनाव पूरे 10 देश दिन में है पहले ना। हो जाएगा। निर्वाचन आयोग तो 6 महीने पहले चुनाव करा समय पे सकता होगा। है। 6 महीने पहले भी करा सकता है, 2 महीने पहले करा सकता है, 3 महीने पहले करा सकता देखा? है, 3 महीने बाद करा सकता है। ये कोई विषय यह नहीं कह रहे हैं या तो 6 महीने पहले हो जाएगा यूपी में चुनाव, या 3 महीने नहीं, बाद। हमारा वही तो ये मैं कह रहा हूँ कि कहना है अप्रैल मई में होगा। हमारा ये विजय जी, कहना आपने है अपने मन कि की बात निकलवाई ली। चुनाव जो है, आपने अपने मन की बात निकलवाई ली। चुनाव जनगणना आप में इनके कहीं साथी हो कि दुश्मन? नहीं, नहीं, मैं तो धन्यवाद। साथी हूं, मैं नहीं, तो साथी चुनाव कह रहा हूं। जनगणना में कहीं बाधा नहीं है। बहुत शुक्रिया। प्रियंका गुप्ता मेरे साथ मौजूद है, कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है। प्रियंका जी, स्वागत आपका। तो फाइनली जातीय जनगणना की अधिसूचना निकल गई है। अक्टूबर में अगले वर्ष पहाड़ी राज्यों में, और फिर 2027 में मैदानी, मतलब पूरे देश में हो जाएगी। अब तो खुश हैं आप लोग, लेकिन अब तो ये मुद्दा खत्म हो गया। जिस जातीय जनगणना के नाम पर आपने 2024 में इतना ज़बरदस्त पॉलिटिकल कैंपेन बनाई, फाइनली उस मुद्दे पर बीजेपी ने पिन मार दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र तो सभी ने देखा है। अब जातिगत जनगणना पर उन्होंने जो है घोषणा तो करी, वो भी 2 साल बाद, आप 27 में स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है कि अगर जातिगत जनगणना करनी है तो अभी क्यों नहीं? फिर महिला आरक्षण बिल भी उसी पर पूरी तरीके से बेस्ड है। अब जब कब जातिगत जनगणना के आंकड़े आएंगे और कब उस पर काम किया जाएगा, उस पर भी क्लियरिटी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी। देखिए, खुश होना तो तभी होगा ना जब किसी शोषित, वंचित और जो दलित है उसके हाथ में कुछ आए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम जो है कौवा कान ले गया, तो अरे भाई विश्वास थोड़ी कर लेंगे, ये जुमलेबाजों की पार्टी है। और ये वही पार्टी है जो कहती रही कि जातिगत जनगणना, प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट है, जातिगत जनगणना वो लोग मांगते हैं जो अर्बन नक्सल के जो है सपोर्टर होते हैं। अर्बन नक्सल बता दिया। और यहाँ मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? यहाँ तो मुख्यमंत्री जी ने ये तक कह दिया कि जातिगत जनगणना मतलब जाति के आधार पर बंटवारा, और बंटवारे को उन्होंने क्या कहा? रावण का डीएनए कह दिया। अरे भाई, ये वो लोग हैं आज से क्यों? आप इसके हक में हैं जो जातीय जनगणना हो रही है, उसके खिलाफ में खड़ी हैं? हम पूरी तरीके से सरकार ने जो फैसला किया उसको आप कैसे कंसीडर करती हैं? सरकार ने जो फैसला लिया है उसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी को डिक्लेयर करना चाहिए कि वो जातिगत जनगणना के बाद लोगों को किस तरीके से उनका हक देंगे। आरक्षण पर अभी तक आपका था कि जातिगत जनगणना कराओ, आप कह रहे हो हक। अरे भाई मैडम एक सेकंड, अरे सुनिए तो सही, एक डेटा आएगा तब तो कुछ बनाएंगे योजना। अरे तो डेटा आने तो दीजिए, डेटा आने में आप ही नहीं आने दे रही हैं, आप कह रही आगे का बताओ। और 29 में किसकी सरकार होगी, वही फिर उसके ऊपर काम करेगा। तो सीधी सी बात है कि अगर आप आज खिचड़ी पकाना स्टार्ट करेंगे तो पक्के 29 में
तैयार होगी सर। तो अब ये इस मुद्दे आप पर आपकी बताइए, कैंपेन आपने तो बजट खत्म नहीं ना, रखा। अब इस मुद्दे पर आपकी पॉलिटिकल कैंपेन तो खत्म। बिल्कुल खत्म नहीं है, अभी तो मुद्दा शुरू हुआ है। ये तो हम इनको पूरी तरीके से कटघरे में खड़े करेंगे इनको। ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग एक पूरी तरीके से इन्होंने धोखा दिया है, देश की जनता को मूर्ख बनाया है। और मैं धोखा समझती कैसे हो हूँ, गया? बिल्कुल धोखा दिया है। आप एक और जुमला विलंबित से है ऊपर ये बोल वो के कह जा- सकती, पर धोखा कैसे है? एक और जुमला देश हाँ के नाम। कैसे? मैं बीच में नहीं। नहीं बिल्कुल एक और बीच में जुमला नहीं, है। पहला आप बताइए ना, आप बताइए कि जातिगत जनगणना कराने के बाद कितना समय लगता है आंकड़े आने में? लगभग 2 से 4 साल लग जाता है। 27 में आप स्टार्ट करेंगे, 29 में जाके कंप्लीट करेंगे, 29 में एक लोकसभा का चुनाव आ जाएगा और जिसकी सरकार होगी उस जातिगत जनगणना के आधार पर किसको दिया जाएगा ये वही डिसाइड करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी चीज एक और मैं कहना चाहूंगी, थैंक यू मैडम। और ऐसा नहीं है कि ये हमारे जो 2011 के जो जातिगत जो जनगणना हुई थी सोशल और इतना टाइम 2-4 साल नहीं लगेगा, अब वो थोड़ा टेक्नोलॉजी बदल गई है। अब मुझे लगता है 3-4 महीने 5 महीने में दे देना नहीं चाहिए। किया इन्होंने कभी। थैंक यू मैडम। और 14 करोड़ बहुत लोग शुक्रिया। आज भी सतीश प्रकाश सिर्फ जनगणना ना होने की मैडम, वजह से थैंक यू, जो है उनको राशन नहीं मिल पाता। बहुत शुक्रिया। सतीश प्रकाश जी मेरे साथ मौजूद हैं, दलित समाज के जाने माने चिंतक हैं। सतीश जी स्वागत आपका और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जातिगत जनगणना कराना इस देश में कितना बड़ा फैसला है? ब्रजेश जी, मैं समझता हूं कि इस देश में 1857 पहली आजादी की लड़ाई, दूसरी आजादी की लड़ाई में देश राजनीतिक रूप से आजाद हुआ। अगर भारत में जातीय जनगणना होगी तो यह सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी क्रांति होगी। इस देश में एक तीसरी आजादी जो एक सामाजिक आजादी के रूप में देखी जाएगी। देखिए, आज मंडल कमंडल के दबाव में, और जिस दिन इस देश में जातीय जनगणना के आंकड़े डिक्लेयर होंगे उस दिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो मंडल है, जिस कमंडल के दबाव में है, वो दबाव कहीं ना कहीं कम होगा। देखिए, एक सीधा सीधा नियम है कि धर्म की राजनीति को खत्म करने का एक ही तरीका है, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे करते। नहीं, ये बात आपने बीजेपी 2-3 भी बार जानती है, ये शब्दावली तमाम का इस्तेमाल विपक्षी किया दल भी कि कमल जो है वो मंडल के दबाव में है। नहीं, मैं मंडल कैसे? आज कमंडल के दबाव में है। कैसे? अरे आप सुनिए ना, उत्तर प्रदेश में 59,000 शिक्षकों में 20,000 मंडल के पद बाकायदा मुख्यमंत्री खा गए, नौकरी दिला दी। अभी तक कुछ हुआ क्या? तमाम विश्वविद्यालयों के अंदर तमाम आरक्षण की सीटों के ऊपर जानबूझ करके पिछड़ों के, दलितों के पद किए जा रहे हैं। ये क्या है? आप बताइए ना सर, क्या ऐसी स्थिति में आप ये उम्मीद करते हैं? देखिए, भारत की राजनीति बदलेगी, भारत का सामाजिक स्ट्रक्चर बदलेगा। कैसे बदलेगा? मैं वही आज मैं समझना चाहता हूं कि मान लीजिए डेटा आया और पता चला तो ये कितना बड़ा बदलाव होगा, और फिर सरकार को अपनी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, जन कल्याणकारी कार्यक्रम, परोपकारी कार्यक्रम, इनमें तो बड़े पैमाने पर तब्दीली लानी पड़ेगी ना। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से अगर ये डाटा आएगा, ये साइंटिफिक डाटा होगा, भारत सरकार को, तमाम सरकारों को अपनी नीतियों में आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। और उस आमूल चूल परिवर्तन से बचने के लिए ये 25 में जो बात की जा रही है उसको बाकायदा 27 में क्यों टाला जा रहा है? एक चीज और छोटी सी बात बता दूं आपके दर्शकों को कि लोकसभा की सीटों का भी पुनर्निर्धारण होना है, 25-26 के आसपास ही होना है। ये हमने बहुत पहले तय कर लिया। कहीं लोगों का आरक्षण का दायरा चेंज ना हो जाए, पिछड़ों की अपनी जाति ना शुरू हो जाए, उनके आरक्षण की मांग शुरू ना हो जाए, ये सब चीजें हैं। सर 26 तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। 26 पे ही नहीं होगा, 26 के बाद होगा। तो जब हमारे पास लेटेस्ट डेटा होगा सेंसस का और राज्यों की सहमति होगी, खासतौर पर जो हमारे दक्षिणी राज्य हैं उनकी सहमति मिलेगी, एक कंसेंसस बनने के बाद हम डिलिमिटेशन में जा सकते हैं। ये कोई सामान्य फैसला नहीं होगा लोकसभा या विधानसभा की सीटें बढ़ाना, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक सामाजिक बदलाव होगा, और ये बिना डेटा के सबको सहमत किए बगैर नहीं किया जा सकता इस देश में। सर देखिए ब्रजेश, मुझसे सवाल है ना ब्रजेश जी? आपसे ही है। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, सीधी सीधी एक बात आप मान के चलिए कि डाटा आपके पास आना ही है। आपने लोकसभा बना दी ना, आपने बाकायदा एक बड़ी लोकसभा इस उम्मीद में बनाई है कि वो लोकसभा छोटी होगी। कोरोना काल में आपने एक बड़ा प्रोग्राम चलाया जिसको लेकर के लोगों ने तमाम सवाल पूछे, सरकार से पूछे कि क्या इस व्यवस्था प्रोग्राम की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने कहा कि ये जरूरत है। बिल्डिंग आपने बना दी, लेकिन बिल्डिंग के अंदर कौन रहेगा, किराएदार रहेगा, नहीं रहेगा, लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सवाल रहेगा। ओके, एक फाइनल सवाल है आपसे सर, क्योंकि आप उस समाज के भीतर रहते हैं, तो मुझे इस बात की आप बताएं
कि क्या डेटा अगर आ गया, जातिगत जनगणना हो गई, तो खासतौर पर जो वंचित शोषित समाज है, पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, उसका सामाजिक स्तर बढ़ेगा, उसको सामाजिक न्याय मिलेगा, अथवा ये सिर्फ एक जुमलेबाजी तक तब्दील रहेगी बात? नहीं, देखिए, भारत की राजनीति में ये अमूलचूल परिवर्तन होगा। भारत, देखिए, इसमें डरने वाली आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये सच्चाई है कि इस देश के 10% लोगों के पास कम से कम 80% संसाधन है, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश की 85% आबादी को आप अलग थलग करके एक विकसित भारत की परिकल्पना नहीं हो सकती। बहुत धन्यवाद आपका सर। मैं दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। नीलू रंजन जी मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट हैं। नीलू जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब तब जब भारत सरकार ने जातिगत जनगणना की भी अप्रूवल कर दी है, जनगणना भी प्रॉपर होने जा रही है, क्या आप ये मानते हैं कि सामाजिक न्याय की दिशा में ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है? और दूसरा इसी में प्रश्न निहित है कि इससे कितना बड़ा बदलाव होगा? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल इस मामले तक तो सीमित नहीं रह जाएगा? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि जो 1931 की जो जनगणना थी उसके आंकड़े सही नहीं थे, और जो उस वक्त जनगणना आयुक्त थे उन्होंने भी कहा था कि आंकड़े जुटाने में बहुत दिक्कत थी, और कांग्रेस जो उस वक्त 1931 में उस जनगणना का विरोध कर रही थी, असहयोग आंदोलन चल रहा था, नमक सत्याग्रह चल रहा था, तो वो आंकड़े जो अभी जिसके आधार पर अभी आरक्षण दिया जा रहा है वो आंकड़े उतने सही नहीं है। अब पहली बार, मतलब 1931 छोड़ दीजिए, आज तक पहली बार सरकार जो है वो जातीय जनगणना करवा रही है। जाति एक सच्चाई इस देश में है, कितनी जातियां कहां कहां कितने कितने लोग हैं ये जानना जरूरी है, क्योंकि तभी उसके बाद आपको उनकी आर्थिक स्थिति पता चलेगी, उनके सामाजिक शैक्षणिक सारी स्थिति पता चलेगी, और उसके लिए आप कार्यक्रम बना सकते हैं। अभी जितनी बातें कही जा रही हैं वो ऐसे आंकड़े के आधार पर कही जा रही है जो आंकड़े भरोसेमंद नहीं है, और उसका अपने अपने ढंग से इंटरप्रिटेशन हो रहा है। तो ये जो इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम है ये, कि आपके पास, और दूसरी बात ये जो महत्वपूर्ण बात है ब्रजेश जी, वो समझिए कि इसको सरकार ने सेंसस से जोड़ा है। बात 1941 में भी आई थी कि सेंसस के साथ जो हुई है 31 में, तो जनगणना क्यों नहीं, लेकिन उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध था, तो उस वक्त जो वो थे जनगणना आयुक्त थे, उन्होंने मना कर दिया कि इतने पैसे खर्च होंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो पहली बार अब सेंसस से जुड़ के हो रहा है, इसका मतलब कि हर बार सेंसस के साथ जाति गणना भी होगी, और जब जाति गणना हर बार होगी तो हर बार पता चलेगा कि किस जाति की क्या स्थिति है, कहां पहुंचे हैं, कहां नहीं पहुंचे हैं, वो सारी चीजें सब सामने रहेगी। तो उसके हिसाब से राज्य सरकारें भी, केंद्र सरकार भी योजनाएं बना सकती हैं, उनके लिए कल्याणकारी चीजें ला सकती हैं, और जिसको करनी है, जो पार्टियां हैं वो अपनी राजनीति भी करेंगी, और वो राजनीति सिर्फ ये नहीं कि सेंट्रल लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे होगा। अच्छा, मान लीजिए डेटा आ गया, जातिगत जनगणना हुई और उसका डेटा आ गया, उस डेटा का इस्तेमाल क्या पॉलिटिकल पार्टी अपने वोट बैंक के लिए करेंगी, या फिर इनका सामाजिक स्तर भी सुधारने के लिए अच्छे प्रोग्राम्स लाए जाएंगे, अच्छी स्कीम्स लाई जाएंगी, जन कल्याणकारी काम होंगे, परोपकारी काम होंगे, ताकि हम इन अपने जो वंचित भाई बहन हैं इनको अपलिफ्ट करके बराबरी पे ले आए? देखिए, सरकार जो है वो जन कल्याणकारी काम ही करेगी, योजनाएं ही करेगी, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीति भी करेंगे। डाटा आपके पास रॉ मटेरियल है, आप जैसे उसका यूज करना चाहो कर लो, और उसमें जब सबको पता है कि हमारी जाति इतनी है, तो जो छोटी छोटी जातियां हैं वो भी तो मांगेगी ना कि हमारा भी तो हक चाहिए। सर, मुझे क्या लगता है कि देखिए, ये लोग पॉलिटिकल डेटा ज्यादा इस्तेमाल होगा सर, इस डेटा का सबसे ज्यादा हैवी यूजर यही लोग होंगे, पॉलिटिकल लोग। नहीं, इस देश में मेरे हिसाब से बहुत ही गिनी चुनी सीटें होंगी जो एक जाति के वोट से, जहां सांसद चुने जाते होंगे, जहां विधायक चुने जाते होंगे, गिनी चुनी सीटें होंगी। अधिकांश जो सीटें हैं, चाहे वो विधानसभा की हो चाहे लोकसभा की हो, उसमें कई जातियों के वोट जब मिलते हैं तभी कोई चुन पाता है। तो इसीलिए कि कोई अलग हो जाएगा, वो नए नए समीकरण बनेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? पॉलिटिक्स तो हुई है ना। बहुत शुक्रिया सर, अभी तक जितनी पॉलिटिक्स हुई है, दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम सर स्थान देंगे। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। जातिगत जनगणना के आदेश हो चुके हैं वीरेंद्र जी।
इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या असर पड़ेगा? और दूसरी बात, जब जनगणना होगी उसी वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव भी लगे हुए हैं। यूपी में चुनाव नॉर्मली फरवरी मार्च के बीच होता है, लेकिन 1 मार्च को तो सेंसस ही होना है, तो जाहिर सी बात है कि या तो चुनाव पहले करा लो या फिर 1 मार्च के बाद कराओ। बिल्कुल, देखिए जातीय जनगणना का ऐलान तो पहले हो गया था, लेकिन आज उसकी टाइमिंग को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और स्वाभाविक है कि जब इतना बड़ा आयोजन होगा तो उसमें संसाधन लगते हैं, और चुनाव उसमें अगर आएगा उस बीच में तो नहीं हो पाएगा। चुनाव टाला नहीं जाएगा, चुनाव पहले कराया जाएगा, ऐसा अनुमान है लोगों का, क्योंकि 6 मार्च को परिणाम आ गया था उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, तो उससे पहले ही जनवरी में और फरवरी में भी सरकार चाहेगी तो चुनाव हो सकते हैं। बात यह है कि जातीय जनगणना के परिणाम की इस बार जातीय जनगणना डिजिटल रूप में हो रही है, तो इसके परिणाम भी जल्दी आएंगे, ये भी तय है। इस बार ज़्यादा समय नहीं लगेगा। करीब 14 साल बाद जनगणना हो रही है, 2021 में होना चाहिए था, लेकिन कोरोना आ गया था, इसके चलते 2 साल तो सब वैसे बंद रहा, लॉकडाउन रहा, तो जनगणना नहीं हो पाई। सरकार ने ये तर्क दिया है, तो ये भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जब जनगणना होगी तो उसके अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। सरकार जातियों के हिसाब से योजनाएं बना सकती है, लेकिन जो जातियां ज़्यादा होंगी वो अपने लिए राजनीतिक भागीदारी भी ज़्यादा मांगेगी, और जो उस दल की पार्टियां हैं जातियों की, उनकी पूछ भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो छोटे दल हैं, अगर उनकी संख्या बढ़ती है तो जी, जैसा कि आज संजय निषाद ने कहा कि अब झुआ भय वोट पौआ पे ना मिले, अब तो इंतजार करिए, हमारी संख्या ज़्यादा है, हम उसी हिसाब से लेंगे। ये जो पौआ पे ले लेते हो, अब ये बंद है सिस्टम। तो ये बात अभी जनगणना इसलिए मैं कह रहा हूँ ये डेटा का लोग इस्तेमाल ये पॉलिटिकल निगोशिएशंस में होगा जी। ये डेटा जो भी आएगा जनगणना का ना वीरेन जी, जातियों का, इसका इस्तेमाल ये लोग पॉलिटिकल निगोशिएशंस में करेंगे। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ, छोटे दलों को भी इसमें बड़ा फायदा मिलेगा, और वो इसमें मोल तोल करेंगे जब गठबंधन करेंगे। भाई हम 3 किलो है तो हमें 3 किलो का हिसाब से मिले, ये सब करेंगे। जैसे जाटों की संख्या कम है, लेकिन साहब वो वजन ज्यादा है उनका, और स्वाभाविक है। लेकिन एक बात देखिए बड़ी हैरत वाली है कि जिस देश में जातीय मचा के सीट ले लेते हैं, जाति देखकर लोग वोट देते हैं, जातीय वोट बैंक है पार्टियों का अपना, लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना की मांग तो उसकी बहुत पुरानी है, लेकिन उसके पास कोई वोट बैंक नहीं है। जो सबसे ज़्यादा मांग कर रहा था उसके पास अपना कोई जातीय वोट बैंक नहीं है। तो ये एक बड़ा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो 2 पार्टियों के बीच सीधी लड़ाई अभी तक दिखाई पड़ती है। 2 बड़े दल हैं, एक भाजपा है और दूसरी समाजवादी पार्टी है। इन्हीं दलों के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति सिमटी है। छोटे दल हैं जो सहयोगी दलों के रूप में दोनों के साथ हैं। तो अब की बार का जो चुनाव होगा 2027 का, जनगणना चाहे जब हो, परिणाम चाहे जो आए, लेकिन एक बात लोग जान लें कि दलित वोटों का पोलराइजेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत बड़ा होगा। और इस पोलराइजेशन में मायावती का जो किला है वो कमज़ोर हुआ है, उसकी वजह से दलित भटक रहा है, वो इधर उधर जा रहा है। भाजपा ने उसको खींचा था अपने पास, लोकसभा में वो कमज़ोर पड़ गई। समाजवादी पार्टी ने रामजी लाल सुमन के बाद से इस मामले में बढ़त बनाई है, और तीसरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद का है जो मायावती को इन दिनों बहुत परेशान किए हुए हैं। तो ये पोलराइजेशन का साफ संकेत है कि उत्तर प्रदेश में दलित वोट बहुत तेज़ी से बदलाव में है और वो अलग अलग रास्ते चुन रहा है जी। जहाँ तक बात है जनगणना की, तो अक्टूबर में भी पहाड़ी राज्यों में सरकार ने कहा है कि हम जनगणना 26 में शुरू कर देंगे, 5 महीना पहले, और यहाँ पर जनगणना देर से होगी। ये तो एक बहुत सामान्य सी बात है जी। लेकिन ब्रजेश जी, नुकसान तो उनका है जो 20-22% वोट पाते थे, वो 7-8% पे आ गए, उनका वोट बैंक इधर उधर जाएगा। ये एक बड़ी चुनौती उनके सामने आएगी। और
भाजपा के ऊपर भी प्रेशर आएगा ऐसा नहीं है। अगर किसी जाति का संख्या बढ़ेगी तो राज्यों में उनके लिए मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का दबाव भी उनके ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि कई राज्यों में बीजेपी सरकार में है। तो ये खास तौर से ओबीसी समाज के लिए ये जनगणना बहुत बड़ा निर्णायक फैक्टर साबित होगी आने वाले दिनों में, आप देखेंगे। फिलहाल जी, जातिवाद एक कायम व्यवस्था है, वो चलती रहेगी। वोट और टिकट उसी आधार पर मिलते हैं। लेकिन जनगणना परिणाम चाहे जो आवे, लोग ये भी जान लें कि इस बार राजनीतिक दल सवर्णों के टिकट कटेंगे। ओबीसी और दलित समाज को हर दल चाहेगा इनको ज़्यादा टिकट दिया जाए, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो इसी की ओर जा रही है 54% और 27% में। फिलहाल रोहित सोच रहे हैं दूसरे चरण में क्या बोलने, जब आप वीरेंद्र जी ऐसी बात कर रहे हैं तो स्कोप ही खत्म कर दे रहे हैं। फिलहाल आप सुनिए, जो साहित्य में बरसों से हमारे समाज में गरीबों के साथ, जातियों के साथ भेदभाव, छुआछूत का व्यवहार होता आया है, वो ये जनगणना मिटा दे तो उसका बड़ा एहसान होगा। सुनिएगा कि जातिवाद के जहर को शिक्षा ही खत्म कर पाएगा। सरकारें अच्छी शिक्षा देंगी तभी गरीब आगे बढ़ पाएगा। और जातिवाद का जहर घोल दिया इंसानों ने इंसानों की परिपाटी में, और एक दिन सभी को मर के मिल जाना है इसी देश की माटी में। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, हमने जब डिबेट शुरू की थी ठीक उसी वक्त भारत सरकार से गृह मंत्रालय, हम ये नहीं कह रहे हमारी वजह से, लेकिन गृह मंत्रालय का एक ट्वीट आया है। उस ट्वीट पे कई महत्वपूर्ण बातें अभी किया गया है, ये मेरे ध्यान में लाया गया। मुझे लगता है आपकी जानकारी में इस ट्वीट को लाना चाहिए जो अभी गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ है। एक ये आरोप लग रहा था कि 2021 की जनगणना थी, क्यों नहीं कराए। सरकार ने हवाला दिया कि कोविड चल रहा था, उससे बड़ी समस्याएं आ रही थी, इसलिए नहीं कराया। दुनिया के दूसरे मुल्कों ने कोविड के दौरान जो कराया उनकी डाटा एक्यूरेसी पर आज भी सवाल है, तो उस वक्त हमने नहीं कराया था। पहला उन्होंने जवाब दिया है। दूसरा जवाब ये दिया गया है कि तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा हमको प्रगणक की ज़रूरत होती है और कोविड के वक्त अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए हमने नहीं कराई। दूसरा, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो विपक्ष की तरफ से ये बात कही गई कि सरकार ने बजटरी एलोकेशंस कास्ट सेंसस या फुल सेंसस के लिए नहीं किया है। तो गृह मंत्रालय ने जवाब दिया कि बजट की कोई समस्या नहीं, हमारे पास पर्याप्त बजट मौजूद है, कम पड़ेगा तो हम और ले भी लेंगे। बजटरी एलोकेशंस उस वक्त नहीं हुए थे तो इससे कोई बाधा नहीं है, हमारे पास रिजर्व में फंड है, हम इस प्रक्रिया को आसानी से चला सकते हैं और 1 मार्च 2027 को सेंसस की संपूर्ण प्रक्रिया ख़त्म कर ली जाएगी। डेटा कब आएगा ये अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन 1 मार्च 2027 को भारत सरकार ने ऑफिशियली, गृह मंत्रालय का बयान है जो अभी जारी हुआ है, उसके मुताबिक 1 मार्च 2027 को रात 12 बजे सेंसस फाइनल हो जाएगा। तो ये बात है। अब मैं इस चर्चा के दूसरे चरण को प्रारंभ करता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर समीर सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ये आरोप लग रहे हैं कि आप विपक्ष के दबाव में आके, ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी के दबाव में आके, जो 2024 में उन्होंने जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाया, राहुल गांधी ने बनाया, अखिलेश यादव ने बनाया, अन्य विपक्षी दलों ने भी बनाया, उसके कारण आपने राजनीतिक दबाव में ये फैसला किया है। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले भी शुरू किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद के साथ हम सबको देना चाहिए कि उन्होंने एक, मैं कहूँगा, मील का पत्थर जिसको कहते हैं हमारे यहाँ, जाति जनगणना और जनगणना को लेके उन्होंने जो फैसला लिया वो निश्चित रूप से देश के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो विपक्ष आरोप लगा, अभी हमारे सतीश प्रकाश जी कह रहे थे 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1948 में बैठ के कांग्रेस की सरकार के तथाकथित नेताओं ने, उसमें सरदार पटेल भी शामिल थे, उसमें नेहरू प्रधानमंत्री थे, अंतरिम सरकार थी, उन्होंने ये फैसला लिया कि देश के अंदर हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे। फिर मैं आता हूँ, बीच की चीज़ें हम चर्चा नहीं करेंगे। 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस ने जनगणना कराई, तो जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? इनके कई राज्यों में जाति जनगणना कराई गई, सर्वे कराई गई, कर्नाटक जैसे राज्य में इन्होंने घोषित क्यों नहीं किया? हम इतना जरूर कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण अलग है।
जाति के आधार पर हम पार्टी नहीं बनाते, राजनीति नहीं करते, फैसले नहीं करते। सरकार की एक भी योजना जाति के नाम पर नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना गरीब कल्याण की है। किसी धर्म, जाति, संप्रदाय का व्यक्ति है उसके लिए सरकार की योजना है। विश्वकर्मा योजना क्या है अगर जाति के आधार पर नहीं है? विश्वकर्मा स्पेसिफिक कुछ वर्ग ऐसे हैं, जैसे प्रजापति समाज है, हमने माटी कला बोर्ड उत्तर प्रदेश में बनाया। विश्वकर्मा योजना हमने बनाया। अरे उनको आईएएस बनाओ, पीसीएस बनाओ, उनको क्यों चाहते हो कि वो माटी का काम करें या विश्वकर्मा हो तो मेरी बात पूरी हो जाए। अभ्युदय समाज कल्याण विभाग एक कोचिंग संस्था चलाता है जिसमें गरीब छात्रों को कोचिंग देता है, उसमें सामान्य छात्र भी जा सकते हैं। बड़े पैमाने पर इस बार आपने देखा होगा कि हमारी शिक्षा के नाते सामान्य वर्ग के बच्चे भी, गांव में रिक्शा चलाने वाला, पंचर बनाने वाला, गाय का दूध बेचने वाला, आपने चलाया, अखबारों ने छापा कि वो आईएएस अफसर बने। दूसरी बात मैं कहना चाहता, इस जनगणना का लाभ आपको तब मिलेगा जब डाटा आएगा और सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होगा। जो 2011 का डाटा था उस पर हमने प्रधानमंत्री आवास दिया, हमने शौचालय दिया, हमने किसान सम्मान निधि दी, हमने स्वस्थ हेल्थ कार्ड दिया, हमने आयुष्मान दिया। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद भी जो वंचित शोषित थे सरकार ने सर्वे करा के उनको प्रधानमंत्री आवास दिया। अच्छा, जो दो गरीबी सवाल रेखा है के मेरे। नीचे थे। एक तो डेटा कब तक जारी करेंगे? ब्रजेश जी, अभी आपने कहा है कि 1 मार्च को जनगणना पूरी हो जाएगी। मैं यही कह रहा हूं कि लोग भ्रम फैला रहे हैं। अभी कांग्रेस के नेता बोल रहे थे, उनको कुछ नहीं पता कि जनगणना कब होगी, कैसे होगी। हास्यास्पद होता है। जनगणना 26 में ही शुरू हो रही है, पहाड़ी राज्यों में पहले हो रही है, बाकी राज्यों में भी प्रारंभ हो जा रही है। डाटा बेस, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। टाइमलाइन है? 1 मार्च तो आ गई टाइमलाइन। नहीं, वो तो कंप्लीट हो जाएगी। डेटा कब आएगा? डेटा आ जाएगा उसके बाद ब्रजेश जी, हम कोई डाटा नहीं। दूसरा सवाल है जो एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, कांग्रेस नहीं है। पहले राउंड में भी वो सवाल उठा था। मैम अपनी बारी में प्लीज जी। आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, आप सब्र करें। यूपी के चुनाव पहले या फिर सेंसस के बाद? चुनाव इशू ही नहीं है, इशू है। ये देश जनगणना देश की होती है, देश की संस्था कराती है। राज्यों में चुनाव होते रहते हैं। अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, उसके पहले हरियाणा का हुआ, अभी बिहार का होने वाला, असम का होने वाला है, बंगाल का होने वाला है, यूपी का होने वाला। चुनाव इशू नहीं है। चुनाव में इतना होगा, बंगाल में चुनाव होगा तो 2 महीने जनगणना का काम रुक जाएगा, थोड़ा 2 महीने आगे पीछे हो जाएगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं इतना जरूर क्लियरफाई करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का दृढ़ निश्चय है, माननीय गृह मंत्री जी का बयान आया है, माननीय अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम देश की जनगणना के साथ कास्ट जनगणना भी कराएंगे, जिससे देश के विकास के लिए, गरीबों की तरक्की के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए हम अपने काम को प्रभावी तरीके से लागू कर सके और सरकार की योजनाओं से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सके। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है जिसको हम पूरा करेंगे। आपकी पार्टी का ने चुनाव में जातिगत जनगणना को अपना प्रिंसिपल इशू बनाया, बड़ा आपने पहला राजनीतिक मुद्दा बनाया। अब वो इशू सेटल्ड हो गया है, आदेश हो गया है। अब आपके हिसाब से विलंब हो या जैसी भी स्थिति हो, 1 मार्च 2027 तक गृह मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से कह दिया। ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये गृह मंत्रालय का आधिकारिक आदेश है जो मैंने पढ़ा। अब तो कोई इशू नहीं है आपके पास? देखिए, ये इशू तो खत्म, सेटल्ड। जी हमारा जो सवाल है, हमारी पार्टी का जो सवाल है, ये कोई आज का सवाल नहीं है। अगर डॉक्टर लोहिया से, श्रद्धेय पूज्य नेताजी से लेके आज तक की अगर आप विमर्शों पर बात करेंगे, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि सन 57 आया है, लोहिया धूम मचाया है, 100 से कम न 1000 से ज्यादा सोशलिस्टों का यही तकाजा। कुछ नए नारे भी बना लो, लोहिया जी वाला कब तक चलाओगे? नहीं, अपने नारे कुछ गढ़ लो, नए नारे। अपने नारे तो पीडीए का संकल्प है ही ना। अखिलेश यादव जी ने, मैंने आपको कहा कि जो जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति थी और डॉक्टर लोहिया का जो सप्त क्रांति थी कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक रूप से जब तक जो वंचित और जो हाशिए पे आपका जो 90% तबका है उसको सशक्त किए बगैर एक सशक्त भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। पिछड़ों ने बांधी गांठ 100 में 60, याद है आपको? भूल गए आप? सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पांव 100 में 60। अरे हम आप भूल गए थे, आपको याद दिलाया मैंने। अब नया नारा बनाओ। अब देखिए, लेकिन इन नारों से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब जातिगत जनगणना को, इन नारों से कोई लेना देना नहीं है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो हमारी पार्टी ने जो देश के सदन में कहा
कि अब इससे ये साबित होगा। एक साथी सवाल उठाते हैं कि अरे जनगणना आपकी भी सरकार रही, क्यों नहीं कराया। उन साथियों को, उन मूढ़ लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 246 में और 7वीं अनुसूची में स्पष्ट है कि जनगणना का जो अधिकार है वो संघ का है, वो समवर्ती सूची में भी नहीं है, वो राज्य का अधिकार नहीं है। अब 2 सवाल हैं आपसे जी, आप सवाल हजार उत्तर करिए, हमारी प्रदेश बात तो साफ पूरा हो गई कंप्लीट। एक सवाल है यादव जी का ये विमर्श है, बोल चुके जो पीडीए के जो लोग हैं उनको हर मैं इलेक्शन पे आना चाहता हूं। एक्चुअली आज उसको लेके बड़े व्हाट्सएप समाजवादी पार्टी सवाल उठाती रही, व्हाट्सएप मैसेजेस काफी चल रहे हैं। अब 2 विचार निकल के सामने आ रहे हैं कि सब जब सारा रिसोर्स वर्कफोर्स जनगणना पे लगी होगी, चुनाव पहले होंगे कि बाद में होंगे? समीर जी रुकिएगा, टाइम दे देंगे लास्ट। ये जो आपकी आशंका है, देखिए आप लोग नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूं बार बार। हम लोग तो बोल रहे हैं कि पहले या बाद में आप सब चीज करा सकते हो, आप 58 देश घूम सकते हो, आप वो असल में प्रधानमंत्री। आपको क्या लगता है ये बताओ ना। हमें लगने का सवाल नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के लोगों को, हम सबकी मांग है सर, कि सारे कार्यों को छोड़ के आप उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ही जातिगत जनगणना करा लो, रोहित ये साफ हो जाए कि उत्तर प्रदेश आज थोड़ा मुझे सहयोग कर दें, भर्तियों में, आज समय भी कम है, थोड़ा गला भी सही है, और कम से कम पुलिस विभाग में अब मुख्यमंत्री अपने स्वजातियों का तांडव नहीं चलाएंगे। ऑलराइट, रोहित अग्रवाल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर जनगणना होती है तो चुनाव पहले कराए जाएं या फिर मार्च के बाद? देखिए, चुनाव मुद्दा ही नहीं है ब्रजेश जी, चुनाव जब होना है तब हो जाएगा, और चुनाव तो अपने समय पे ही होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सरकार का समय पूरा हो जाए उसके बाद भी सरकार चलती रहे, एक्सटेंडेड सरकार तो नहीं चलेगी। तो चुनाव तो समय, हाँ, तो चुनाव तो समय पे ही होगा। जब पिछली बार अगर 10 मई को रिजल्ट आया था और आपको अगर मार्च में आया था, लेकिन पहली विधानसभा 10 मार्च को आया था, और अभी आपने पढ़ा खुद कि होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि 1 मार्च तक हम जनगणना अपनी पूरी कर लेंगे, तो चुनाव समय से हो जाएगा। इसमें समस्या कहां पे? समस्या है ही नहीं। समस्या ये है कि आखिर दलितों को हक मिलने क्यों जा रहा है, आखिर पिछड़ों को हक मिलने क्यों जा रहा है? उनके नाम पे राजनीति तो करो और खाली परिवार का डेवलपमेंट। बीरेन जी अभी कह रहे थे ना, तो फिर आप लोग का स्कोप थोड़ा कम होगा। देखिए ब्रजेश जी, एक बात समझनी पड़ेगी, हम लोग तो देश के अंदर आते हैं ना। नहीं, हम लोग देश के अंदर आते हैं ना, चाहे आपकी जाति हो, चाहे मेरी जाति हो, चाहे समीर सिंह जी की जाति हो, चाहे प्रियंका गुप्ता की जाति हो, हम तो देश के अंदर आते हैं ना। जातिवादी नहीं है। नहीं, समाजवादी। हमें जाति क्यों बता रहे हो? तो फिर जब आप जातिवादी नहीं हो तो आपको कैसे लग सकता है कि हम जातिवादी हो सकते हैं? हमारा तो सब कुछ ले लो, अगर सामाजिक न्याय को मजबूत करना है तो हम तो सब कुछ दान देने को तैयार है। सामाजिक न्याय को आप मजबूत करिए, क्योंकि जब तक सामाजिक न्याय, हमारी पार्टी और सामाजिक न्याय जब तक चरण सिंह जी ने दिया भी है समाज को। जितने नाम अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जितने नेताओं के नाम ले रहे थे, वो सब तो चरण सिंह जी के ही वृक्ष के नीचे थे ना। तो इसका मतलब ये सारी बातें तो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से निकलती हैं। धन्यवाद सर। ओके, प्रियंका जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, फाइनली जिस मुद्दे को आप लोगों ने रेज करके 2024 का इलेक्शंस लड़ा, और उसके बाद भी आप कई राज्यों के असेंबली इलेक्शंस में आपकी पार्टी के मुखिया राहुल गांधी जी ये मुद्दा उठाते रहे, अब तो ये इशू सेटल्ड हो गया, अब इसके बाद आपने के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। संविधान आरक्षण वाला मुद्दा भी इसलिए क्योंकि बीजेपी 400 पाई नहीं, वो मुद्दा खत्म, सेटल्ड, 240 पे रुक गए। अब जातिगत जनगणना, ओके, सेटल्ड। तो आपके 2 जो प्रिंसिपल इशूज थे पॉलिटिकली, बीजेपी के खिलाफ आपकी जो वेपनरी थी, नाउ इट्स डिस्ट्रॉयड, खत्म। बिल्कुल नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का असली मुखौटा तो तभी दिखाई देगा जो मुखौटा लगा के जो जातिगत जनगणना। मेरा गला ठीक हो रहा है। ये बधाई हो आपको। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगी, जिस तरह से वो चुनावी हथकंडा बना रही है इसको। इनसे सवाल तो ये पूछिए कि ये जो बिहार का मॉडल है ये उसको अप्लाई करेंगे, या जो हमारा तेलंगाना का मॉडल है उसको अप्लाई करेंगे। तेलंगाना में आपको बता दूं, जनगणना का एक राष्ट्रीय नीति होती है, नहीं, मैं आपको बता रही हूँ तेलंगाना का और जो मॉडल है, एक डायरेक्टर जनरल ऑफिस होता है उसका। नहीं, बिहार में फिर क्यों नहीं? बिहार में वो बड़ा सिस्टमेटिक होता है, उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। बिहार में जो सेंसस हुआ, सरकारें डेटा होल्ड कर सकती हैं, पर रोक नहीं सकती। मॉडल भी है, मैं आज पता चला। नहीं, बिहार में जो सेंसस हुआ उसको लेकर तो खुद ही कह दिया इन्होंने कि पूरी तरीके से वो जो है डाटा सही नहीं है। पर तेलंगाना में जो हमने कराया वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक है। लगभग 3.5 लाख जातिगत जनगणना कराई आपने तेलंगाना में? नहीं, जातिगत जनगणना कराई। अरे मैडम, कभी इतना जानकारी तो कर लीजिए, स्टेट जातिगत जनगणना भी कराया था, और जो जारी तो नहीं किया, डेटा कभी भी सही नहीं हो सकते। बिहार में भी जातिगत सर्वे हो चुका है जिसके अंदर एनडीए की सरकार थी, तो सर्वे कहाँ है? ऐसी बात तो तथ्य रखिए।
कहाँ है? जनता के सामने जो कर्नाटक करना सर्वे है, कहाँ है? योग्य। बिहार का अच्छा, सर्वे एक कहाँ मिनट, है? हाँ, पहले मैडम बताइए। बोलिए। आप मेरे से आपके बात पास नहीं करिए। पहुंचा क्या? मैडम आप कांग्रेस मेरे से कार्यालय बात भिजवा देंगे आप कल प्लीज सुबह। आप प्लीज नहीं आप आप मेरे से बात करिए। अपनी बिहार की यूनिट से पूछ लीजिए, बिहार की यूनिट बिल्कुल समाप्त हो गई कांग्रेस की। तेलंगाना में एक जातिगत सर्वे कराया था ओबीसी तो कम्युनिटी फिर का। किस मॉडल की बात कर रहे हैं? जातिगत किस- जनगणना अरे की बात हो रही है, भाई, मैं- पूर्णकालीन जातिगत जनगणना की बात हो रही है। आप उनको रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कम से कम होना concept चाहिए। clear हो जाए, जनता सर्वे को अलग है, बोलेंगी तब तक जनगणना concept अलग जानने है। पता चलेगा। जनगणना आप लोग शांत अलग है। 20 ये सेकंड सब वही लोग मैडम हैं जो 20 चाहते ही सेकंड नहीं कांग्रेस का कि अथेंटिक हो। घाल मेल है ये। आप सिर्फ सर्वे ये अलग है, जनगणना अलग है। 3.5 लाख लोगों से सिर्फ ये सवाल पूछा गया कि किस किस तरीके के सवाल पूछेंगे ताकि ये जो सेंसस है ये अथेंटिक हो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उसमें 56 थैंक यू सवाल मैडम, बहुत रखे शुक्रिया। सतीश प्रकाश जी, मैडम आज थोड़ा सा समय कम है। सतीश जी, तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो डेटा गए। आएगा ये गलत बात है, मेरे टाइम में तो इन दोनों लोगों ने अरे डिस्टर्ब मैडम, किया। अरे मैडम, दादा ने आपके डिस्टर्ब तथ्य किया। आपके तथ्य आप मैंने मुझे सही कर नहीं, दिए। इन दोनों लोगों ने ने जनता डिस्टर्ब हंसती किया, थी, आपने सतीश एक बार जी, भी नहीं सतीश बोला। जी, बोला। आपके This is बातों very की। wrong. मैंने आपके रोका। बातों का मीम I am बनता, not- मैडम। I am not satisfied. कांग्रेस आप वैसे भी please। हम नहीं, नहीं, ये मजाक गलत चीज पात्र है। रह गई। जब आप मैं शांत बोल रही थी, रहिए। दोनों लोग कांग्रेस डिस्टर्ब वैसे कर मेरे रहे पास थे। समय और कम आपने है। एक बार भी नहीं मना आज जो किया। डेटा ये आपके समय झगड़े में की टाइम बात कम नहीं नहीं है। है। और ये मेरी और बात मीम ना बनते, पहुंचने देनी भारत चाहिए। समाचार एक और बहुत धन्यवाद, प्रतिष्ठित धन्यवाद। चैनल है यहाँ पे। Thank you। अगर इस तरीके के गलत तथ्य जाते Thank तो you। शर्मनाक आप था शांत मैडम। हो ये जाए। आप शांत शर्मनाक हो था। जाए। मैडम आप भी शांत आपको हो डेकोरेट मैं आपसे करना रिक्वेस्ट चाहिए, करना वरना मैं भी आपको अगली बार ओके, डिस्टर्ब करूंगी। सतीश प्रकाश जी मेरे साथ करेक्ट मौजूद कर हैं। रहे थे कि अभी कई टाइम नहीं है, आज नहीं कोई है। बात करनी है मैडम, तो आप धन्यवाद। करिए बात। अरे हम तो बात- आपको thank सहयोग you। कर रहे थे, ओके, कहीं सतीश आप भी प्रकाश राहुल जी। गांधी की आप तरह सहयोग अपने पास लंगड़ा रखिए। घोड़ा थोड़ा सा और बारात शांत का हो जाए, घोड़ा शांत हो जाए सर। रेस का शांत हो घोड़े जाए, के चक्कर शांत में हो न जाए। फंस जाए। ओके, जाओ सतीश- जनगणना में। जिनको आपने जब मैडम जो है आज थोड़ा सहयोग करें बंधन आप में डाल रखा लोग। है। मैं रिक्वेस्ट करता अपने हूँ आप घोड़ों लोग को शांत देखिए। रहें। सतीश प्रकाश जी मेरे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, मुझे पता नहीं क्यों आशंका है कि जो डेटा आएगा ना उसका पॉलिटिकल निगोशिएशंस में ज़्यादा इस्तेमाल होगा बजाय कि इन लोगों का सामाजिक स्तर उठाने के। अभी वीरेंद्र जी भी वो बात कर रहे थे। नहीं देखो ब्रजेश जी, इस डिबेट में चूंकि ये आरक्षण के ऊपर, सामाजिक परिवर्तन के ऊपर चर्चा हो रही है, तो तमाम चाहे कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है वो सीरियस नहीं है। कांग्रेस भी सीरियस नहीं है, बीजेपी तो सीरियस है ही नहीं। आरएनडी से थोड़ी उम्मीद करते थे। एक बात बताइए, ये सवाल हाँ, क्यों नहीं पूछा जा रहा जी। कि पहाड़ी क्षेत्रों में सर जब थैंक यू सर, घनघोर थैंक लोग- सर मैं क्षमा चाहता हूँ। और अब नीलू आप रंजन जी सकते आपसे हैं। सर मुझे थोड़ा इस कार्यक्रम का समापन यहीं पे करना पड़ेगा, किसी और दिन जी। बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। मैं जी, क्षमा जी, चाहता हूँ जी, जी। कि मुझे डिबेट रोकनी पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। बहनों भाइयों, आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्ते।